हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओवरव्यू प्रोग्राम आपको एक छोटी सी झलक देगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। हम जल्दी से आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक में कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्या होता है, सेल्स एंड ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, कैपिटल को कैसे रेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज में कैसे मदद करता है, और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और एमएनए एक्टिविटीज हो गई या फिर बैंक्रप्सी के टाइम पे रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, ये सब हम बिल्कुल पूरा डिस्कस करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के बेसिक डिफरेंस से शुरू करेंगे। जब हम रिसर्च को समझेंगे तो ये हम देखेंगे कि इक्विटी रिसर्च होता क्या है, बाय और सेल रिकमेंडेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक के क्लाइंट्स कौन से होते हैं, रिसर्च से इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे पैसे कमाता है। और जब हम क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और एएमसी इन्वेस्टमेंट बैंक के सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं। इस डिस्कशन के दौरान हम बाय साइड और सेल साइड जैसे इंपॉर्टेंट जार्गन्स को भी समझेंगे जो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम सेल्स एंड ट्रेडिंग को समझेंगे जो रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंपनीज के लिए, वो है कैपिटल रेस करना, चाहे वो डेट रूट के थ्रू हो या फिर इक्विटी डाइल्यूशन के थ्रू हो, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू होता है। हम साथ में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक किस तरह की कंपनीज की ग्रोथ, एक्विजिशन और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए फंड्स रेज कैसे करने में मदद करता है। हम ये भी समझेंगे कि आईपीओ, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स और प्राइवेट प्लेसमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम आपको अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज़ जैसे इम्पोर्टेंट जार्गन से इंट्रोड्यूस करेंगे। ये दो इन्वेस्टमेंट बैंक के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान से इसको देखें। फिर हम डिस्कस करेंगे एमएनए और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में बात करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट बैंक का हार्ट एंड सोल माना जाता है। हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं और एक अक्रीटिव या डाइल्यूटिव डील डिसाइड करने में कंपनीज की मदद करते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एमएनए पिच बुक कैसे बनाया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइनली हम देखेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमें इन्वेस्टमेंट बैंक की हायरार्की का भी पता होना चाहिए। हम देखेंगे कि एसोसिएट, अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं, एसोसिएट का रोल क्या होता है, एनालिस्ट का रोल क्या होता है, और हायरार्की में वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की क्या पोजीशन होती है। तो दोस्तों, ये कोर्स एक बर्ड्स आई व्यू है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, जिसमें हर टॉपिक अपने आप में साइंस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को डीपली समझना चाहते हैं तो डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक बेसिक कोर्स है जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नॉलेज को एक्सपैंड करने का पहला स्टेप बन सकता है। तो तैयार हो जाइए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नी के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में। इस शॉर्ट इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक ओवरव्यू देखेंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के डिफरेंट फंक्शंस होते क्या हैं, जैसे कि रिसर्च क्या होता है, सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन का क्या रोल होता है, बैंक्स कंपनीज के लिए कैपिटल रेज कैसे करती हैं, अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज़ ये बेसिकली होती क्या है, और एम&ए एक्टिविटीज़ क्यों इन्वेस्टमेंट बैंक का हार्ट एंड सोल माना जाता है। और साथ ही रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि बैंक्स कैसे हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक और बैंक एक साथ यूज़ किया, राइट? लेकिन ये दोनों चीज़ें एक्चुअली अलग-अलग होती हैं और कई लोग इसको मिक्स कर देते हैं। रीज़न ये है कि कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक का काम जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है और ये इन्वेस्टमेंट बैंक से कैसे डिफरेंट होता है। सो कमर्शियल बैंक
कमर्शियल बैंक को कई बार रिटेल बैंक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप बार्कलेज समझ लें, आप जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी जैसे बैंक्स होते हैं, ये सब कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कमर्शियल बैंक का काम आखिर होता क्या है और ये पैसे कैसे कमाते होंगे? एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं बैंक में एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, राइट? अब बैंक इन पैसों को कलेक्ट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, राइट? इन प्रोसेस में जो डिपॉजिटर होते हैं उनको दो चीज़ें मिलती हैं। पहला, कि उनका पैसा सेफ रहता है, राइट? दूसरा, उनको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे अगर आप बैंक में $100 डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट रेट मान लो 5% है, तो आपको $100 पर प्लस $5 इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू $105 मिलेगा, राइट? अब बैंक सिर्फ पैसा कलेक्ट ही नहीं करता है, बल्कि इन पैसों को लोन के रूप में डिप्लॉय भी करता है, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स या फिर बिजनेस लोन्स। यहाँ पर बेसिकली कमर्शियल बैंक पैसा कमाता है इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से। सो बैंक जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है, जैसे कि 5% था, वो कम होता है कंपेयर टू जो बैंक एक्चुअली कमाता है, वो ज़्यादा होता है। इस डिफरेंस से बैंक बेसिकली प्रॉफिट बनाता है। तो ट्रेडिशनल बैंक और कमर्शियल बैंक एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल होता है जो लोन और डिपॉजिट पर बेस्ड होता है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक कमर्शियल बैंक से काफ़ी डिफरेंट होता है। ये डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं और ना ही डिपॉजिटर के पैसों को सेफ रखते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है कि कंपनीज को फंड्स रेज करने में हेल्प करना। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के बारे में सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि एक तरफ बायर है जो अपार्टमेंट खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ है सेलर जो अपना अपार्टमेंट बेचना चाहता है। अब बायर को अपार्टमेंट ढूंढना है तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा, निगोशिएट करना पड़ेगा, ये सब काम मुश्किल होता है, राइट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन होता है? प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है जो बायर और सेलर को बेसिकली कनेक्ट करता है और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने पर कमीशन कमाता है, राइट? सो बिल्कुल ही इस तरह इन्वेस्टमेंट बैंकर फाइनेंशियल ब्रोकर की तरह काम करता है जो बायर और सेलर को बेसिकली कनेक्ट करता है। यहाँ पे बायर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं और सेलर्स वो होते हैं जैसे कंपनीज जिनको फंड्स चाहिए, रेज करना चाहते हैं, वो लोग होते हैं, राइट? सो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी एबीसी ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करना चाहती है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट? बैंक से लोन लेना या इक्विटी मार्केट से पैसा उठाना, जैसे कि आईपीओ हो गया, राइट? अगर एबीसी कंपनी बैंक के पास ना जाके आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करना चाहती है तो उसके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट, वैल्यूएशन, इन्वेस्टर ढूंढना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करता है जो कंपनीज के आईपीओ का पूरा प्रोसेस हैंडल करता है, जैसे इन्वेस्टर्स ढूंढना से लेके वैल्यूएशन और लीगल रिक्वायरमेंट तक, एवरीथिंग। सो इस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली कमीशन चार्ज करता है, जो फंड्स रेज करते हैं उसका एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है। ओके, सो अब चलते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट बैंक के रोल को समझने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ आईपीओ ही नहीं करता है बल्कि एमएनए डील्स भी हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि कंपनी एबीसी है, राइट? एंड कंपनी डीईएफ के साथ में वो मर्ज होना चाहती है, लेकिन वैल्यूएशंस, लीगल कंप्लायंस और निगोशिएशन एक टफ प्रोसेस हो सकता है, वो आपको भी पता है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ बीच में आता है, इन दोनों कंपनीज के जो वैल्यूएशंस और डील स्ट्रक्चरिंग सब समझाते हैं, निगोशिएशन को हैंडल करते हैं, सिनर्जीज को डिफाइन करते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक फिर से फीस को चार्ज करते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कमर्शियल बैंक का काम मेनली डिपॉजिट लेना और लोन्स देना होता है, राइट? जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी को फंड रेज करने, आईपीओ को हैंडल करने और एमएनए को मैनेज करने में हेल्प करता है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे इन कॉन्सेप्ट को और ही डिटेल में। उम्मीद है आपको इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा, राइट? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में। हम अब इन्वेस्टमेंट बैंक के वेरियस फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन देखते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट।
जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो ऐसा इसका काम होता है कि जैसे स्टॉक की बाय सेल रिकमेंडेशन देना, राइट? जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होता है। रिसर्च का मेन आइडिया ये होता है कि क्लाइंट्स को एडवाइस देना, जैसे कि बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। सो इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला तो ये कि रिसर्च आखिर होता क्या है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वैल्यूएशन, फ्री कैश फ्लो, रिलेटिव वैल्यूएशन जैसा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, राइट? दूसरा सवाल ये है कि रिसर्च वाले पैसा कैसे कमाते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब हम डिटेल में समझेंगे। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है कि रिसर्च किन लोगों के लिए किया जाता है, मतलब कि इनके क्लाइंट होते क्या हैं, क्यों ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जिसमें कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी शामिल होती हैं। सो रिसर्च का एक सेल साइड होता है और दूसरा साइड होता है बाय साइड। इनका डिफरेंस भी समझना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं कि ब्रोकरेज या रिसर्च डिपार्टमेंट का काम क्या है वो समझने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का रिसर्च डिपार्टमेंट बेसिकली स्टॉक रिसर्च करता है। इसको हम कंपनी रिसर्च भी कहते हैं। स्टॉक का जब ये कंपनी रिसर्च होता है तो इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं। हमें चेक करना होता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसका एस्टिमेशन करना होता है और फाइनली आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन पर अराइव करना पड़ता है। तो ये रिकमेंडेशन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स के लिए की जाती है, जैसे कि पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे छोटे इन्वेस्टर्स आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट? जब क्लाइंट्स रिसर्च रिपोर्ट को रिव्यू कर लेते हैं और उनको रिकमेंडेशन पसंद आता है तो वो बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये ऑर्डर सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप या मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक का लेट्स से बाय करना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर कहलाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर अपनी पसंद के स्टॉक्स छोटी मात्रा में खरीदते हैं, राइट? लेकिन जब बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये लोग बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रिसर्च डिपार्टमेंट मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं काम करता है। एक रिसर्च एनालिस्ट का मेन काम होता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, मतलब कि कंपनीज के हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करना, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करना होता है, फ्यूचर के प्रोजेक्शंस और फोरकास्टिंग का करना होता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज का एस्टिमेशन भी करना पड़ता है। फाइनली आप शेयर प्राइस का वैल्यूएशन करते हैं। तो अल्टीमेटली आखिर गोल ये होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है फाइनली। मान लीजिए कि आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डीसीएफ टेक्निक लगाई और एक कंपनी का स्टॉक था जिसका फेयर प्राइस $87 निकला। तो अगर स्टॉक मार्केट का प्राइस इससे कम है तो आप एज एन एनालिस्ट इसका बाय रिकमेंडेशन देंगे, और अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो आप इसका रिकमेंडेशन को सेल करा देंगे, राइट? रिसर्च डिपार्टमेंट ये मॉडल्स और एनालिसिस को यूज़ करके डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है जो अपने वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो पैसे आखिर कैसे कमाता है। क्या ये रिसर्च रिपोर्ट्स डायरेक्टली सेल की जाती हैं, जैसे कि हर एक रिपोर्ट $100 या $200 में बेचा जाता होगा? नहीं, ये रिपोर्ट फ्री में दी जाती है। अगर ये फ्री में दी जाती है तो आप सोच रहे होंगे कि रिसर्च फर्म्स आखिर पैसे कैसे कमाता है? तो समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिसर्च एनालिस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक को कवर करता है और उसने उसमें एक बाय की रिकमेंडेशन दी, ठीक है? अब एक म्यूचुअल फंड इस रिपोर्ट से कन्विंस होता है और वो लेट्स से $10 मिलियन का स्टॉक खरीदना चाहता है। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदता है जैसे कि आप और मैं खरीदते हैं, ओके? वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक के सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही एग्जीक्यूट करता है। सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट प्राइस को लेके आता है और इस चीज़ के लिए वो ब्रोकरेज फीस चार्ज करता है, जैसे कि 1% कमीशन या 2% कमीशन। यही इन्वेस्टमेंट बैंक का बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। सो ब्रोकरेज कमीशन जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से
मिलता है। ठीक है? तो रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं कमाता है, बल्कि वो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के लिए बिज़नेस जनरेट करता है, जिसमें ब्रोकरेज फीस मिलती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। चलिए एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तब हमने देखा था कि रिसर्च के अलग-अलग क्लाइंट्स होते हैं, राइट? एक तरफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक पार्ट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये एग्जैक्टली करते क्या हैं? सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्लाइंट्स के पूल्ड फंड्स को अलग-अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब हो सकता है बॉन्ड सिक्योरिटीज या फिर कंपनी बेस्ड सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स या इक्विटीज। सिंपल शब्दों में एसेट मैनेजमेंट कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं, जिसको एक फंड की तरह पूल करते हैं। ये फंड $100 मिलियन का हो सकता है या फिर $200 मिलियन का हो सकता है या फिर मल्टी बिलियन डॉलर का भी हो सकता है। फंड का साइज डिपेंड करता है उनके मैंडेट पे। फिर ये पूल्ड फंड को अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल लें तो एक म्यूचुअल फंड जो सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप और मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड का मैनेजमेंट एक पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर बेसिकली डिसाइड करता है कि फंड्स को कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक सवाल ये आता है कि आखिर एएमसीज पैसा कमाते कैसे हैं? तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपनी सर्विसेज के लिए कमीशंस या फीस लेती है, जो फंड के साइज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंड $100 मिलियन का है, तो मैनेजमेंट फीस 2% टू 3% के बीच में हो सकती है। ओके। सो जो पर्सन ये इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर। ऑलराइट। अब एएमसी का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज भी होता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि इनके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट को ये मल्टीपल स्टॉक्स या सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं सिर्फ गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, राइट? बट ये म्यूचुअल फंड जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो मल्टीपल टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट? इन डाइवर्सिफिकेशन का एक और बेनिफिट होता है, वो है रिस्क रिडक्शन। सो प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो प्रॉपर रिस्क रिटर्न एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का ओवरऑल रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में और वो काम कैसे करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। आज हम समझेंगे बाय साइड और सेल साइड का डिफरेंस। बहुत बार स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स इन दोनों टर्म्स को लेके एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इन्हें सिंपल शब्दों में समझते हैं। जब हमने पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने देखा था कि रिसर्च डिवीजन और सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन होता है, राइट? सोच के देखिए कि रिसर्च डिवीजन को जो रिसर्च और एडवाइस प्रिपेयर करता है, ये रिसर्च किसके लिए होती है? इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, राइट? जब भी आप किसी ब्रोकरेज फर्म का बाय सेल रिकमेंडेशन देखते हैं, तो समझ लीजिए कि ये सेल साइड का पार्ट है। सेल साइड का सिंपल मतलब होता है कि आइडियाज को बेचना। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ब्रोकरेज फर्म्स रिसर्च प्रिपेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, राइट? अब ये आइडियाज मोस्टली फ्री होते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन को ले सकें। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो अपने रिपोर्ट्स को सेल करते हैं, लेकिन जब हम सेल साइड की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये सेलिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज टू द क्लाइंट्स होता है। अब देखते हैं कि बाय साइड क्या होता है। बाय साइड वो क्लाइंट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज सुनते हैं और फिर स्टॉक्स या बॉन्ड्स को खरीदते हैं। इनका काम ये पैसा इन्वेस्ट करना और सिक्योरिटीज का बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने का होता है। बाय साइड के इन्वेस्टर्स लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं, ताकि पैसा अच्छे से मैनेज किया जा सके। ये इन्वेस्टर्स किसी एक मैंडेट के हिसाब से ही काम करते हैं। अब बाय साइड के एग्जांपल्स ले ले, तो हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, ये सब बाय साइड के एग्जांपल्स हैं। अब ये बाय साइड के एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये
बड़े फंड्स को मैनेज करते हैं और स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बाय साइड और सेल साइड के बीच में क्या कनेक्शन है। तो बाय साइड फर्म्स के फंड मैनेजर्स हमेशा ब्रोकरेज फर्म से आइडिया लेते हैं, राइट? एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च को स्टडी करेगा, और अगर उसे लगता है कि आइडिया अच्छा है तो उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो समरी करते हैं कि सेल साइड बेसिकली क्या करता है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज को बेचता है, राइट? जैसे कि ब्रोकरेज फर्म्स विद इन इन्वेस्टमेंट बैंक। और बाय साइड क्या है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज को लेता है और फंड्स को इन्वेस्ट करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और पेंशन फंड्स। तो ये था बाय साइड और सेल साइड का बेसिक डिफरेंस। हेलो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। रिसर्च और सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये दोनों एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि सेल्स का क्या मतलब है और ट्रेडिंग का क्या मतलब है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए पैसे कमाने का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में कैसे काम करता है। हम बात कर रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक की, जिसमें रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट भी होता है। जो अब रिसर्च डिपार्टमेंट अपने रिपोर्ट्स बना लेता है, जिसमें बाय और सेल की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक के लिए, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं या अपने रिपोर्ट्स उन्हें भेजते हैं सुबह सुबह। अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिसर्च डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट करके सिक्योरिटीज ट्रेड करना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट हो। मान लीजिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक खरीदना चाहता है, फॉर एग्जांपल $10 मिलियन के लिए। ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस जैसे $10 मिलियन या $20 मिलियन के टाइम इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंश्योर करते हैं कि बायर्स और सेलर्स को प्रॉपर्ली मैच किया जाए, बिना एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस को ज़्यादा इम्पैक्ट किए। चलिए अब देखते हैं इनकी सेल्स डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है। सेल्स और ट्रेडिंग डिवीजन के अंदर दो अलग मिनी डिविजन्स होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च डिवीजन सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले कॉल स्केड्यूल करता है। सेल्स वाले लोग मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हैं, जिसमें रिसर्च प्रोफेशनल्स और हेड ऑफ रिसर्च होते हैं, और वो समझते हैं कि दिन की क्या रिकमेंडेशंस हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को बाय करना हो सकता है, सेल्स गाइज रिसर्च एनालिस्ट्स की रिकमेंडेशन सुनते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बताते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है। इससे पोर्टफोलियो मैनेजर अपना डिसीजन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सेल्स गाइज का काम ये भी है कि वो रिसर्च एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स के बीच कांस्टेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करें। जैसे कि मैंने कहा, रिसर्च एनालिस्ट्स वो होते हैं जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, सेल्स स्टाफ वो रिकमेंडेशन सुनते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बताते हैं। अगर कोई $10 मिलियन या $20 मिलियन का ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो, तो सेल्स स्टाफ वो ट्रेडर्स को पास करते हैं। अब देखते हैं इनकी ट्रेडिंग डिवीजन कैसे काम करता है। ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्रेडर्स को ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए, और उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि एग्जीक्यूशन प्राइस मिनिमम हो। ट्रेडर्स हमेशा प्राइस चार्ट्स देखते रहते हैं, मिनट बाय मिनट, और ब्लूमबर्ग और ट्रेडिंग टर्मिनल्स का यूज करते हैं। वो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की तरफ से ट्रेड करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स अपने स्पेसिफिक सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ एफएमसीजी, फार्मा एटसेट्रा में। ये ट्रेडर्स का मेन काम है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एग्जीक्यूशन प्राइस ढूंढना। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक के सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। अगला ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और वो कैसे अचीव करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं और सीखते हैं कि इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू कैपिटल कैसे रेज किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण फंक्शन देखते हैं जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है, यानी कंपनियों को कैपिटल रेज करने में मदद करना। और कैपिटल कई तरह का हो सकता है, इक्विटी डाइल्यूशन के माध्यम से हो सकता है या लोन के द्वारा भी। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स दोनों ही काम करते हैं। वेल, बिफोर गोइंग डीप इनटू द ऑप्शंस, हम यह समझते हैं कि रेजिंग कैपिटल क्या है और इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैसे कंपनियों को कैपिटल रेज करने में मदद करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, कई कंपनियों को बढ़ने के लिए कैश की ज़रूरत होती है। इट कुड बी रिलेटेड टू सर्टेन सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स, या फिर हो सकता है कि वो अपनी पहुंच को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक बढ़ाना चाहते हों। तो कॉरपोरेट्स द्वारा कैपिटल रेज करना एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो वो कर सकते हैं। वो यूजुअली रेगुलर बैंक से क्रेडिट बेस्ड लोन्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बैंक से खास ज़रूरतों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर दो सेट ऑफ नीड्स? चलिए हम इसे उसके फंक्शंस को समझते हुए जानते हैं। जब हम बात करते हैं कंपनियों की जो मार्केट से फंड्स रेज करना चाहती हैं, तो एक इंटरमीडियरी होता है जिसे हम यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है? ये एक तरफ इन्वेस्टर्स को और दूसरी तरफ कंपनीज को मैच करता है। और जैसे कि होता है, एक बार जब वो मैच हो जाते हैं, तो एडवाइजरी फी या कमीशंस एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा ली जाती हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सैलरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए, अगर आपने कैपिटल रेज करने का एक डील किया है जो कि 100 मिलियन तक का है, तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक की एडवाइजरी फी 2%, 3% या 4% हो सकती है, और वो सच में एक बड़ा नंबर हो सकता है। तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि एडवाइजरी फी उन्हें काफ़ी कमाई करने में मदद करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो कंपनियां कैपिटल ढूंढ रही होती हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती हैं, क्योंकि इससे कुछ खास फायदे जुड़े होते हैं। पहला ये है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स न्यूयॉर्क में हैं और अभी सिंगापुर में काम कर रहे हैं, या दुनिया के किसी भी हिस्से जैसे हांगकांग, सिडनी या लंदन में, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास एक बड़ा नेटवर्क होता है जिससे वो उन इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकते हैं जो कुछ खास सिक्योरिटीज या कंपनियों में निवेश करने में इंटरेस्टेड हैं। दूसरा, इनके पास वैल्यूएशंस में एक्सपर्टीज होती है। तो मान लीजिए, अगर कोई कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है, तो उन्हें अपनी इक्विटी का एक हिस्सा शेयर करना हो सकता है। तो वह किस प्राइस पर इक्विटी शेयर करनी चाहिए, यह कैसे तय किया जाए? तीसरा, ये बैंक्स दोनों पक्षों, बायर्स और सेलर्स के बीच एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये अपनी अनुभव भी लाते हैं, जिससे कंपनियों को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वो सभी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का पालन कर रही हैं। एक उदाहरण देने के लिए, जब कोई कंपनी पब्लिक से फंड्स रेज करना चाहती है, तो कुछ खास प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, या रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर ध्यान देना पड़ता है। क्या कंपनी ये अपने सीमित स्टाफ के साथ अकेले कर पाएगी? ये पहला तो बहुत मुश्किल होगा, और दूसरा, उनके पास सही स्किल्स भी नहीं हो सकती ताकि वो अकेले मार्केट में जा सकें। तो ज़्यादातर मामलों में, बल्कि लगभग हर मामले में, आप पाएंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को रिप्रेजेंट करती है जब वो मार्केट में जाते हैं। कैपिटल रेजिंग और मार्केट में जाना कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका, जो फिर से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नए सिक्योरिटीज का इशुएंस। एक उदाहरण हो सकता है कि जैसे फेसबुक ने मई 2012 में अपना आईपीओ पहली बार जारी किया था, क्योंकि उसे ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज करना था, और उसने यही किया। इसी तरह ट्विटर ने नवंबर 2013 में एनवाईएसई पर अपना आईपीओ लॉन्च किया था। वही उद्देश्य था जिसे उसने सफलतापूर्वक हासिल किया, और बाद में 2022 में अपना आईपीओ वापस ले लिया। ये टेक जायंट 2026 तक नए सिक्योरिटीज के साथ स्टॉक एक्सचेंजेस में फिर से उतरने की उम्मीद कर रहा है, ताकि वो पहले से भी ज्यादा अपने होराइजन को एक्सपैंड कर सके। तो यही होता है, आप जानते हैं, नए सिक्योरिटीज का इशुएंस। और ये सिक्योरिटीज का इशुएंस कई इन्वेस्टमेंट बैंक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसे कुछ बैंक हो सकते हैं, बस कुछ उदाहरण देने के लिए। दूसरा तरीका हो सकता है कैपिटल रेज करना बॉन्ड जारी करके। इसका कारण हो सकता है कि कंपनियां किसी एक्सपेंशन पर काम कर रही हों, या फिर उनका उद्देश्य कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना हो। जाहिर है, इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्हें मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होते हैं। तो अब जब आपने समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनियों को कैपिटल रेज करने में कैसे मदद करती हैं, तो अब ये जानने का समय है कि ये कैसे किया जाता है। जैसा कि आप अब जानते हैं कि कैपिटल रेज करने का एक तरीका इक्विटी डाइल्यूशन है। तो चलिए अब आईपीओज और एफपीओज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं।
तो आइए अब ये समझते हैं कि जब हम आईपीओज और फॉलो ऑन आईपीओज की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स असल में क्या करते हैं। जब हम आईपीओज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी या एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, और मान लीजिए कि कंपनी के पास केवल कुछ ही शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी शुरू की थी, और इन्हें फाउंडर्स कहा जाता है। अब जब एक प्राइवेट कंपनी बड़ी हो जाती है तो जाहिर है उन्हें अपनी ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए फंड्स की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए फाइनेंसिंग के अलग अलग टूल्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि बैंक उस कंपनी को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए तैयार हो। अगर बैंक फिलहाल इसे लेंड करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कंपनी अभी बहुत रिस्की हो सकती है, तो प्राइवेट कंपनीज फिर भी मार्केट में जाने पर विचार कर सकती हैं। अब इसका क्या मतलब है? जब प्राइवेट कंपनीज क्लोजली हेल्ड होती हैं तो इसका मतलब होता है कि 100% शेयर होल्डिंग फाउंडर्स और इनिशियल इन्वेस्टर्स के बीच होती है। अब ये फाउंडर्स और इनिशियल इन्वेस्टर्स अपनी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बाहर के इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार होते हैं ताकि वो कैपिटल रेज कर सकें। अब हम बाहर के इन्वेस्टर्स से क्या समझते हैं? बाहर के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आम जनता के इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आप और मैं, या फिर कुछ और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक हो गई है क्योंकि उसने अपनी शेयर होल्डिंग दूसरों के साथ शेयर कर दी है, जैसे आप और मैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल आता है, और इस पब्लिक कंपनी के शेयर्स फिर आम जनता को दिए जाते हैं। ये शेयर्स इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी कितनी डाइल्यूशन करना चाहती है। तो ये 25%, 30%, 35% एटसेट्रा हो सकता है, और ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो कितने फंड्स रेज करना चाहते हैं। अब ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे लाता है। एक आईपीओ की ज़रूरत क्यों होती है? क्या ये ग्रोथ के लिए चाहिए? क्या ये एक्विजिशन के लिए चाहिए? और इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ क्या भूमिका निभाते हैं? वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते हैं, वैल्यूएशंस पता करते हैं, प्रोस्पेक्टसेस तैयार करने में मदद करते हैं, वो प्रोसीजर्स जानते हैं, वो जानते हैं कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन एएसईसी के साथ कैसे कंप्लाई करना है, उनके नियम और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और कुल मिलाकर वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आईपीओ सफल हो। आईपीओ के सफल होने का क्या मतलब है? आईपीओ का सफल होना मतलब है कि आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। अगर इसमें कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है तो जाहिर है आईपीओ सफल नहीं होगा। ये हमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ले जाता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर निभाते हैं, यानी आईपीओज के बारे में जागरूकता फैलाना, निवेशकों को ऐसे आईपीओज के बारे में बताना और उन्हें उन आईपीओज में निवेश करने के लिए प्रेरित करना। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आईपीओज पर बहुत काम करते हैं, और वो जो राशि रेज करते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत चार्ज करते हैं। तो कभी कभी ये इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, खासकर कमीशन या एडवाइजरी फीस के मामले में। अब जब आईपीओ का कॉन्सेप्ट साफ हो गया है तो चलिए अब समझते हैं कि फॉलो ऑन आईपीओ क्या होता है। एक फॉलो ऑन आईपीओ कंपनी द्वारा शेयर किया गया एक और सेट ऑन ऑफ स्टॉक्स होता है जो पहले ही पब्लिक हो चुकी होती है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कंपनी पहले ही पब्लिक हो चुकी है और उसने अपनी 25% इक्विटी पब्लिक के साथ शेयर की है। अब वो और अधिक फंड्स रेज करना चाहती है, और वो इसे पारंपरिक लोन या बैंकिंग के जरिए नहीं करना चाहती जहां डेट रेज किया जाता है। इसके बजाय वो अपनी इक्विटी फिर से पब्लिक के साथ शेयर करना चाहती हैं। पहले 25% शेयर किया गया था, अब वो 15% और शेयर करना चाहती हैं। ये अतिरिक्त ऑफरिंग ही फॉलो ऑन ऑफरिंग कहलाती है, जो एफपीओ के रूप में पब्लिक हो सकती है। फिर से अतिरिक्त शेयर पब्लिक को दिए जाएंगे। यहाँ पब्लिक को पता होगा कि ये शेयर किस कीमत पर आ रहे हैं, मार्केट प्राइस क्या है, और ये फॉलो ऑन आईपीओज कैसे वैल्यू किए जा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ भी बहुत मदद करती हैं ताकि ये एफपीओ सफल हो सके। इससे हमने समझा कि आईपीओ की वजह से इक्विटी डाइल्यूशन होती है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स सामान्य रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जैसे आप और मैं, या फिर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक और सेगमेंट है जिसके जरिए इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है, जहां कंपनियां वास्तव में पब्लिक नहीं जाना चाहती। इसे प्राइवेट प्लेसमेंट्स कहा जाता है। यहाँ
आप अपनी इक्विटी को केवल सेलेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हुए कैपिटल रेज करते हैं। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ कंपनियां अपनी सिक्योरिटीज केवल कुछ चुने हुए इन्वेस्टर्स को बेचती हैं, न कि पब्लिक जैसे आप और मैं, बल्कि किसी बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंश्योरेंस कंपनीज। इसका मतलब है कि कुछ ही इन्वेस्टर्स बड़ी राशि निवेश कर सकते हैं और कंपनी का एक हिस्सा हासिल कर सकते हैं, जैसे 10%, 10%, 10% ईच, और इसे प्राइवेट प्लेसमेंट बना सकते हैं। ये भी कैपिटल रेज करने का एक और तरीका है। यहाँ फिर से इन्वेस्टमेंट बैंक का काम ये होता है कि वो इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनियों से जोड़ते हैं और उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कैपिटल रेज करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट्स को क्यों चुनेगी? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कंपनी शायद बहुत बड़ी नहीं होती और उसे आईपीओ के लिए तैयार नहीं होती, और ये भी याद रखना चाहिए कि आईपीओ के साथ कई प्रोज और कॉन्स होते हैं, जिनमें से एक डाउनसाइड ये है कि अगर आप लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा संख्या में शेयर होल्डर्स के प्रति आंसरेबल होना पड़ता है, और फिर आप एसईसी के दायरे में आते हैं और आपको नियमित क्वार्टरली फाइलिंग्स करनी पड़ सकती हैं, डिस्क्लोजर्स करने पड़ सकते हैं, और सभी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है। हालांकि कई कंपनियां इस हैसल को नहीं चाहती और इसलिए वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स को प्रेफर करती हैं बजाय पब्लिक जाने के। तो यही है प्राइवेट प्लेसमेंट्स चूज करने के कारण। इसके साथ अब हमने समझ लिया है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनियों को कैपिटल रेज करने में कैसे मदद करती हैं। अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग फंक्शंस पर अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए हम पूरे फ्रेमवर्क को समझते हैं। हमने पहले रिसर्च के बारे में जाना है, सेल्स और ट्रेडिंग को समझा है, और कैपिटल रेज करने पर भी बात की है। अब हम अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये दो ऐसे इंडस्ट्री जार्गन्स हैं जो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम आईपीओस की बात करते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी $100 मिलियन रेज करना चाहती है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो क्या होगा? इसमें एक रिस्क जुड़ा होता है, जहां हम यह मान सकते हैं कि आईपीओ सफल नहीं हो सकता। इस रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स आईपीओ को अंडरराइट करती हैं, यानी अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन शेयर्स को खरीदती हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी प्राइवेट कंपनी है जो आईपीओ के जरिए कैपिटल रेज करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का रिस्क हो सकता है। मान लीजिए ये कंपनी $100 मिलियन रेज करना चाहती है, और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि वो उतना नहीं रेज कर पा रही हैं। तो $100 मिलियन की जगह शायद वो $90 मिलियन रेज कर पा रही हैं, और ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट करते हैं, वो कंपनी को कमिटेड अमाउंट रेज करने में मदद करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्रैक्टिकली ये गारंटी करते हैं कि जो अमाउंट रेज करने के लिए कमिटेड किया गया है वो रेज किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंक ये इंश्योर कैसे करती है? जब आईपीओ आता है तो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, और अगर कोई अंडर सब्सक्रिप्शन होती है, मान लीजिए $10 मिलियन तक, तो ये $10 मिलियन के स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इन्वेस्टमेंट बैंक इन शेयर्स को खरीदेगी और अप्रोप्रिएट समय पर उन्हें बेचकर प्रॉफिट बनाएगी। इसलिए अंडरराइटिंग का मतलब होता है ये गारंटी देना कि कोई भी अंडर सब्सक्रिप्शन इन्वेस्टमेंट बैंक अब्जॉर्ब करेगी। अब इन शेयर्स को अब्जॉर्ब करने में एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क शामिल होता है। इस फाइनेंशियल रिस्क में ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर आईपीओ सफल नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट बैंक को वो स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे जिनकी अंडर सब्सक्रिप्शन हुई थी, और मान लीजिए अगर स्टॉक्स की कीमत गिर जाती है तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए बड़ा रिस्क बन जाता है। इसलिए जब हम अंडरराइटिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स इस प्रोसेस में हेफ्टी फीस चार्ज करती हैं, और इस दौरान उन्हें रिस्क डिपार्टमेंट और कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये निगोशिएट करना पड़ता है कि कितना रिस्क वो ले सकते हैं। तो
इस तरह से हमने अंडरराइटिंग को समझ लिया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। क्या आप इन्वेस्टमेंट बैंक के मार्केट मेकिंग फंक्शन के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगले वीडियो में इस बारे में और जानने के लिए देखें। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स सिर्फ अंडरराइटिंग सर्विसेज नहीं देते, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज भी करते हैं। लेकिन मार्केट मेकिंग क्या होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स की इतनी बड़ी भूमिका क्यों होती है? मार्केट मेकर वो होता है जो मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो एबीसी नाम का एक स्टॉक है और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि मार्केट मेकर है, इसे संभाल रहा है। जब मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो मार्केट मेकर का काम होता है कि वो इस स्टॉक में लिक्विडिटी बनाए रखे। ये वो शेयर्स खरीद कर या बेच कर करता है। अब मान लो एक बायर 1000 शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी प्राइस है $50। दूसरी तरफ एक सेलर 1000 शेयर बेचना चाहता है, लेकिन उसकी प्राइस है $100। यहाँ $50 और $100 के बीच बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है, जिससे ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में शायद ही कोई बायर या सेलर मिले। यहीं पर मार्केट मेकर यानी इन्वेस्टमेंट बैंक बीच में आता है और बायर एंड सेलर के लिए एक सही प्राइस ऑफर करता है। मान लो इन्वेस्टमेंट बैंक इस शेयर को $75 में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ सेलर्स इस प्राइस पर शेयर बेच सकते हैं। इस केस में इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी और खुद इन शेयर्स का ओनर बन गया। अब जब इन्वेस्टमेंट बैंक के पास 1000 शेयर्स हैं, तो वो उन्हें $80 में बेच सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट बैंक ने सीधे $100 में बेचने के बजाय $80 में बेचकर एक बायर को खोज लिया। इस पूरी प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बिड और आस्क प्राइस के बीच का अंतर, बिड आस्क स्प्रेड, कम कर दिया, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रही और फाइनेंशियल मार्केट स्मूथ तरीके से चला। हालांकि ये एक एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल था। असल में बिड आस्क स्प्रेड कई बार कुछ सेंट्स का ही होता है, लेकिन मार्केट मेकर्स इस छोटे से अंतर से भी मुनाफा कमाते हैं और फाइनेंशियल मार्केट की एफिशिएंसी बनाए रखते हैं। अब जब हमने अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग के बारे में समझ लिया है, तो अगले वीडियो में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। नमस्ते दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस M&A एक्टिविटीज़ को समझते हैं। हर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट चाहते हैं कि वो M&A एडवाइजरी रोल में जाए, क्योंकि ये एक काफ़ी एक्साइटिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा पैसा शामिल होता है। ये वीडियो ट्यूटोरियल इस बात पर फोकस करेगा कि M&A एडवाइजरी रोल इतना ज़रूरी क्यों है और लोग इसे काम करने के लिए सबसे अट्रैक्टिव फील्ड क्यों मानते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि M&A एडवाइजरी होता क्या है। वो कंपनियां जो मर्जर या एक्विजिशन में इंटरेस्ट रखती हैं, वो पोटेंशियल टारगेट्स को खोजती है। वहीं कुछ सेलर्स भी होते हैं जो अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं, लेकिन ये कोई लिक्विड ट्रेड जैसा नहीं होता, जहां पहले से तैयार बायर्स और सेलर्स आसानी से अवेलेबल हों। इसके अलावा कई बार कंपनियां खुद प्रोसीजरल ड्यू डिलिजेंस जैसे सारे प्रोसेस को ठीक से करने में सक्सेसफुल नहीं होती हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन कंपनियों को M&A डील्स को सही तरीके से पूरा करने में मदद करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, M&A डील्स के दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं। पहला है सेल साइड M&A डील। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए मेरी कंपनी बिकने के लिए तैयार है और मैं इसे एक सही दाम में बेचना चाहता हूं। ऐसे में मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं अपनी कंपनी बेचना चाहता हूं, और जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसी तरह की M&A डील्स के लिए बने होते हैं। इसी तरह एक बाई साइड M&A डील भी हो सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो दूसरी कंपनियों को खरीदने में इंटरेस्ट रखती हैं, जिससे सिर्फ उनकी रेवेन्यू ही नहीं बढ़े, बल्कि उनका पूरा स्ट्रेटेजिक ग्रोथ भी बेहतर हो। इससे उनकी बिजनेस के कुछ खास एरिया में फायदा हो सकता है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्चुअली M&A डील्स में क्या करते हैं।
टारगेट कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, बिकॉज वो फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली कितनी फिट बैठती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। वो अलग अलग सिनारियोज का एनालिसिस करते हैं टू डिटरमिन मर्जर या एक्विजिशन से कितना फायदा होगा। कोर ऑपरेशंस को असेस करते हैं। वो कंपनी विजिट्स में जाते हैं, फाउंडर से मिलते हैं और ये समझते हैं कि दोनों कंपनियों के बीच कौन कौन से सिनर्जीज पॉसिबल हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि मर्जर के बाद कितनी कॉस्ट सेविंग्स हो सकती हैं। रिस्क और बेनिफिट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज और एरियाज ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाई करते हैं विद प्रॉपर वैल्यूएशन नंबर्स। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स निगोशिएशन करते हैं। वो बायर्स और सेलर्स के बीच बातचीत करते हैं और पूरी डील को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपने क्लाइंट्स के पास एम&ए डील्स के लिए पिच करते हैं, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन लेकर जाते हैं, जिसमें वो पोटेंशियल टारगेट्स और अक्वायरर्स के बारे में बताते हैं। वो अपने क्लाइंट को सलाह देते हैं कि किसी कंपनी को खरीदना सही रहेगा या नहीं। इस इंडस्ट्री में इस प्रेजेंटेशन को पिच बुक कहा जाता है और एक एनालिस्ट या एसोसिएट के तौर पर आपको अपना ज़्यादा समय इसी पिच बुक को बनाने में लगाना पड़ सकता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि पिच बुक क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और अपने क्लाइंट को सही एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ खोजने में मदद कर रहे हैं। यानी आप एक बाई साइड एक्विजिशन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बायर को इमर्जिंग कंट्रीज में अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिखाने का काम कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आपने कई कंपनियों का एनालिसिस किया होगा। अब सवाल आता है कि पिच बुक क्या है। पिच बुक असल में एक प्रेजेंटेशन होती है जिसे ये मानकर बनाया जाता है कि आपके क्लाइंट्स के पास डिटेल में बातचीत करने का ज़्यादा समय नहीं है। तो आपको 2-3 मिनट में एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़, सिनर्जीज और दूसरे ज़रूरी पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपना काफ़ी समय पिच बुक्स बनाने में लगाते हैं, क्योंकि जब वो क्लाइंट्स से मिलने जाते हैं तो उन्हें बातचीत के लिए पहले से कुछ तैयार रखना होता है। इसे आप क्लाइंट से पहली बातचीत का पहला कदम मान सकते हैं। अगर क्लाइंट को इसमें इंटरेस्ट लगती है तो आगे जाकर डिटेल में बातचीत हो सकती है। तो पिच बुक में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बेसिक ओवरव्यू देता है जिसमें पोटेंशियल साइज, वैल्यूएशन समरी, कंपटीशन जैसी हाई लेवल डिटेल्स होती हैं और ये बताया जाता है कि एक्विजिशन क्यों फायदेमंद हो सकता है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए पिच बुक बनाना एम&ए फंक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यह क्लाइंट को यह तय करने में मदद करता है कि उसे किसी कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन करना चाहिए या नहीं और ये डील लॉन्ग टर्म में कितनी फायदेमंद होगी। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग में क्या रोल होता है। स्टे ट्यून्ड। नमस्ते दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब हम फोकस करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन पर, जो किसी कंपनी के बैंक्रप्सी के हालात में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये दोनों टर्म्स उन कंपनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बैंक्रप्ट होने वाली होती हैं, मार्जिन प्रेशर या कैश फ्लो इश्यूज का सामना कर रही होती हैं और जल्दी से रीऑर्गेनाइज होना चाहती हैं। ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की मदद लेती हैं, जो न सिर्फ स्ट्रैटेजिक लेवल पर गाइड कर सकते हैं, बल्कि इक्विटी और डेट को रिस्ट्रक्चर करने में भी हेल्प कर सकते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग में बड़ा रोल होता है। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स इस प्रोसेस में क्यों ज़रूरी होते हैं। कई बार कंपनियों का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता और वो कॉस्ट प्रेशर्स या कैश ऑब्लिगेशंस जैसे डेट वगैरह को पे करने में दिक्कत महसूस करती हैं। ऐसे में मान लो कि दीज कंपनीज आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अब इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो रिस्ट्रक्चरिंग करें या फिर रीऑर्गेनाइजेशन, या फिर दोनों का मिला जुला तरीका अपनाएं। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काफ़ी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैसे मदद करते हैं। मान लो कि कंपनी एबीसी के पास बहुत बड़ा डेट है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने कुछ एसेट्स बेच दे ताकि कैश ऑब्लिगेशन पूरी कर सके और डेट चुका सके।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे बॉन्ड होल्डर्स को डेट के बदले में कंपनी के स्टॉक्स मिल जाएं, या फिर पूरी कंपनी को बेच दिया जाए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाइनेंसियर्स के साथ ओरिजिनल डील को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और एक मिडिल ग्राउंड निकाल सकते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी सिर्फ एक शेल कंपनी बनकर रह जाएगी और डेट होल्डर्स को भी सिर्फ पार्शियल रिकवरी मिलेगी। ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काफ़ी काम आते हैं। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन की। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को रीवैम्प करे। मान लो कि पहले कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स में ऑपरेट कर रही थी, लेकिन इस वजह से उसे बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स स्ट्रैटेजिक एडवाइस दे सकते हैं कि कंपनी को इस मार्केट में रहना चाहिए या फिर डेवलप्ड मार्केट्स को टारगेट करना चाहिए। इस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, कंपटीशन का एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट को नए फोकस एरियाज पर ध्यान देने में मदद करते हैं और फाइनेंशियल्स को रिवाइव करने में सपोर्ट करते हैं। कई बार रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान कंपनी के मैनेजमेंट में भी बदलाव हो सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक फ़ी चार्ज करते हैं, जो या तो स्टैंडर्ड फ़ी हो सकती है या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ी हो सकती है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर कर देता है, तो उसकी फ़ी भी उसी हिसाब से बढ़ सकती है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें उम्मीद है कि अब आपको रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि किन सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स के फंक्शंस के डिस्कशन को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और ज़रूरी चीज़ें जाननी बाकी हैं। चलिए, अगले कुछ वीडियोस में इन्वेस्टमेंट बैंक्स के स्ट्रक्चर, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल में समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फील्ड कितने वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। लेकिन अगर आप सीरियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, और वो है इन्वेस्टमेंट बैंक की हायरार्की, यानी अलग अलग लेवल्स। ये हायरार्की एनालिस्ट से शुरू होती है, फिर आप एसोसिएट बनते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और आखिर में मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलिए अब देखते हैं कि इन अलग अलग रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर। मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक है के। इस बैंक में अलग अलग पोजीशंस होंगी। सबसे नीचे होंगे एनालिस्ट्स, फिर होंगे एसोसिएट्स, उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट, और फिर सबसे ऊपर होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो हर एक रोल की जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे पहले हायरार्की के सबसे नीचे की पोजीशन, यानी एनालिस्ट की बात करते हैं। एनालिस्ट का मेन रोल होता है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, कंपनी एनालिसिस करना, डेटा पंचिंग जैसे हार्डकोर टास्क्स करना। मतलब ये कि स्क्रैच से एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना, हिस्टोरिकल डेटा को फिल करना, इंडस्ट्री रिसर्च करना, ड्यू डिलिजेंस करना और पिच बुक्स बनाना। कुल मिलाकर एनालिस्ट का काम काफ़ी डिटेल्ड और टेक्निकल होता है। इस रोल के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, फिर चाहे उसने हिस्ट्री पढ़ी हो या फाइनेंस। अब बात करते हैं एसोसिएट की। एसोसिएट का प्राइमरी रोल होता है एनालिस्ट के काम को चेक करना। वो एनालिस्ट से एक लेवल ऊपर होते हैं, इसलिए उन्हें एसोसिएट कहा जाता है। इनका काम होता है प्रेजेंटेशंस के लिए कंटेंट लिखना, एनालिस्ट के काम को रिव्यू करना और कभी-कभी क्लाइंट्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट बैंक से इंटरैक्ट करना। एसोसिएट्स फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं और क्लाइंट्स के साथ डील करने में मदद करते हैं। आमतौर पर एक एसोसिएट को 4 से 5 साल इस रोल में काम करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है। अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है। जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बहुत सारे क्लाइंट प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं और अलग अलग वर्टिकल्स को हैंडल करना होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक साइड मैनेज करता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना, पिच बुक का डिज़ाइन सेट करना और सीनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एनालिस्ट्स और एसोसिएट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना।
ये इन्वेस्टमेंट बैंक का एक बहुत अहम रोल होता है, बस एक लेवल नीचे उस पोजीशन से, जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। अब आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पर। मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एक सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, जिसे बाकी सब गाइडेंस के लिए देखते हैं। इनका मेन काम रिलेशनशिप्स डेवलप और मेंटेन करना होता है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर हाईली नेटवर्क्ड होता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, क्लाइंट से मिलता है, वैल्यूएशंस पर डिस्कशंस करता है और हाई लेवल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। अक्सर मैनेजिंग डायरेक्टर्स किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं और वहाँ के बड़े एग्जीक्यूटिव्स के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए बिजनेस लाना, यानी बैंक के लिए नए डील्स और नए क्लाइंट्स लेकर आना। तो ये थी इन्वेस्टमेंट बैंक की हायरार्की और उसमें अलग अलग लेवल्स पर काम करने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अगले लेक्चर में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक की ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। आज हम इन्वेस्टमेंट बैंक की स्ट्रक्चर को समझेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक की स्ट्रक्चर 3 लेवल्स में डिवाइड होती है: फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस। तो ये फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस का मतलब क्या है? जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करते हैं तो कोर जॉब्स वो होती हैं जहां इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। फ्रंट ऑफिस में होने का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का फेस हो। अगर आप क्लाइंट से डायरेक्टली डील कर रहे हो तो आप फ्रंट ऑफिस का हिस्सा हो। ठीक वैसे ही सेल्स और ट्रेडिंग डेस्क को देखो। सेल्स और ट्रेडिंग डेस्क्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, उन लोगों से मिलकर बनती हैं जो क्लाइंट से डायरेक्टली बात करते हैं और उन्हें स्टॉक्स को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशंस देते हैं। चूंकि वो सीधे क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फ्रंट ऑफिस रोल में रखा जाता है। इसी तरह रिसर्च भी फ्रंट ऑफिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं और अपने एनालिसिस के बेसिस पर बाय या सेल की रिकमेंडेशंस देते हैं। हमने पहले भी देखा है कि रिसर्च, सेल्स और ट्रेडिंग कैसे मिलकर क्लाइंट्स को कन्विंस करने का काम करते हैं। तो ये फ्रंट ऑफिस का कॉन्सेप्ट है। अब मिडिल ऑफिस क्या होता है और इसमें कौन आता है? जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट टीम मिडिल ऑफिस में आती है। मिडिल ऑफिस का की रोल ये होता है कि वो फ्रंट ऑफिस के साथ इंटरैक्ट करे और ये इंश्योर करे कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जो लीगल कंप्लायंस के बाहर हो, या फिर कोई ऐसा रिस्क ना ले जिससे इन्वेस्टमेंट बैंक को प्रॉब्लम हो, जैसे अंडर राइटिंग के दौरान। इसके अलावा जितने भी कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, फाइनेंस कंट्रोल, कंप्लायंस, यहाँ तक कि स्ट्रैटेजी टीम भी, ये सब मिडिल ऑफिस में आते हैं। अब आते हैं बैक ऑफिस पर। बैक ऑफिस में वो लोग होते हैं जो क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते। इसका एक एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी टीम, क्योंकि वो क्लाइंट से डायरेक्टली डील नहीं करते। किसी भी रोल को समझने के लिए ये सोचो कि क्या वो रियल क्लाइंट्स का सामना कर रहे हैं। अगर नहीं, तो वो मिडिल ऑफिस या बैक ऑफिस में आएंगे। इसी तरह ऑपरेशंस टीम, जो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बैंक के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करती है, उन्हें भी बैक ऑफिस एम्प्लॉयज माना जाता है। इससे आपको अब ये समझ आ गया होगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी में आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्सेज लास्ट वीडियो। ये लेक्चर सीरीज हमने उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन की थी जो अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक एम था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझाना, ताकि ये इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल्स आसानी से याद रखे जा सकें और फ्यूचर में काम आ सकें। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम उतना ही पसंद आया जितना हमें इसे बनाते वक्त मज़ा आया। हमने ये सोचकर शुरू किया था कि शायद ऑडियंस को इस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो, इसलिए हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है। हमने मॉर्गन स्टैनली जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और सिटी ग्रुप जैसे कमर्शियल बैंक्स के बीच डिफरेंसेस को समझा। फिर हमने इक्विटी रिसर्च के बारे में बात की। रिसर्च का मेन काम होता है फंडामेंटल एनालिसिस करना, क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करना कि कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए
और कौन से स्टॉक्स सेल करने चाहिए और फाइनेंशियल मॉडलिंग करना। अगर क्लाइंट्स आपकी बाय और सेल रिकमेंडेशन से कन्विंस हो जाते हैं, तो वो इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और इसी वजह से ट्रेडिंग कमीशंस जनरेट होते हैं जो सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के जरिए आता है। इसके बाद हमने बाय साइड और सेल साइड के बारे में समझा। बाय साइड में वो लोग आते हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में बैठकर क्लाइंट्स के पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं सेल साइड में वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं और एएमसीज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी स्टॉक आइडियाज बेचते हैं। फिर हमने सेल्स और ट्रेडिंग डिवीजन को समझा, जहां रिसर्च और सेल्स एंड ट्रेडिंग एक साथ काम करते हैं। रिसर्च आइडिया सेल करता है और जब क्लाइंट्स इन आइडियाज को मानकर ट्रेड करते हैं, तो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज को कैपिटल रेज करने में हेल्प करना। हमने आईपीओज और एफपीओज के बारे में सीखा कि कैसे कंपनीज इक्विटी डाइल्यूट करके पब्लिक से फंड्स रेज सकती हैं। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी एक तरीका है जहां कंपनीज सिर्फ सेलेक्टेड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को अपना स्टेक बेचती हैं। हमने अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स भी समझे। अंडरराइटिंग का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को अंडर सब्सक्रिप्शन के रिस्क से बचाते हैं और इसके लिए हायर एडवाइजरी फीस चार्ज करते हैं। मार्केट मेकिंग में इन्वेस्टमेंट बैंक्स खुद बाय और सेल ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि मार्केट एफिशिएंटली काम करे। इसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स एमएनए डील्स में भी मदद करते हैं। वो पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन कंपनीज को ढूंढते हैं जो अपना स्टेक बेचना चाहती हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्लाइंट्स को पिच तैयार करके प्रेजेंट करते हैं, जिसे पिच बुक कहा जाता है। सिर्फ 2-3 मिनट में ही पिच बुक एक एमएनए डील की पूरी तस्वीर दिखा सकता है। अंत में हमने रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा। कई बार कंपनीज को कैश क्रंच या स्ट्रैटेजी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ 2 तरीकों से मदद कर सकते हैं। पहला, वो कंपनी की स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट जैसे सीईओ चेंज करना में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा, वो कंपनी के डेट को रीस्ट्रक्चर करने या एसेट्स बेचकर डेट कम करने में भी मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसमें सब कुछ एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है। ये जॉब बहुत डिमांडिंग होती है और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको शुरुआत के 3-4 साल तक हर दिन कम से कम 12-16 घंटे देने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप फाइनेंस की नॉलेज को और भी बढ़ाना चाहते हैं और एक अनबीटेबल फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में दी जाती हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।